Now let's study about the heterotrophic mode of nutrition in this video. Now come to the another topic, that is heterotrophic mode of nutrition. अभी तक हमने जितना पढ़ा it was autotrophic mode of nutrition. Next one is heterotrophic. So hetero means others. Tropic means nourishment. जब nourishment के लिए दूसरों पे dependent होना पड़े, so what we call that? Heterotrophic mode of nutrition. ठीक, अब उसमें कौन कौन से आएंगे? तो पहले उसमें आएंगे parasites. ठीक, नेक्स्ट कौन से आएंगे? Saprophytes. थर्ड कौन से आएंगे? Insectivores. और फोर्थ कौन से आएंगे? Symbiotic plants. So we'll study one by one. The first one is parasite. सो पैरासाइट कौन होते हैं? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरी तरह खाने के लिए भी और शेल्टर के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं. तो पैरासाइट में दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म ये है और दूसरा ऑर्गेनिज्म ये है. ये पहले अगर पैरासाइट है तो ये हर चीज के लिए सेकंड पे डिपेंडेंट होगा. फाइन, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ. अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, तो जो कीड़े होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हुकवर्म या पिनवर्म. ये हो जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? ये बच्चों के इंटेस्टाइन में जाकर के वहां शेल्टर बना लेते हैं अपना, और जो भी बच्चे फूड खाते हैं उस फूड से ये न्यूट्रिशन लेते रहते हैं. तो बच्चे वीक होते रहते हैं और ये जो वर्म्स होते हैं ये मजबूत होते रहते हैं. तो व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड पैरासाइट. क्यों? क्योंकि ये खाना और शेल्टर दोनों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, और जिसके अंदर ये अपना शेल्टर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? होस्ट. सो द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड शेल्टर, और जो अपना खाना और शेल्टर दे रहा होता है वो होता है होस्ट. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अमर बेल एक येलो कलर की, पीली रंग की पतली सी बेल होती है. आपने अक्सर देखा होगा झाड़ियों पे ये लग जाती है, तो ये बहुत दूर दूर तक ये फैल जाती है. इसे हम कस्क्यूटा या डोडर या अमर बेल भी कहते हैं. इसीलिए से अमर कहा जाता है. पीली रंग की होती है, खाना खुद नहीं बनाती है. सो दे टेक ऑल द न्यूट्रिशन. कहाँ से लेती है? ये ट्री से या प्लांट. Now see this, Cuscuta has covered the whole tree. Now let's read about the partial parasite. पार्शियल, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन होस्ट. होस्ट में जिससे ये न्यूट्रिशन लेते हैं. ऑर्गेनिज्म ओनली फॉर सम न्यूट्रिएंट्स, ओनली फॉर सम न्यूट्रिएंट्स, only for some nutrients is called partial parasite. जैसे मिस्टलटो is a very 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 common example. ये ज्यादातर आम के पेड़ों पे देखी जाती है. So all these bunch-like structure is actually a mistletoe on this tree. Now after parasite, as you have seen all the diagrams of parasite, let's come to saprophyte. Sapro means होता है dead. So ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एनिमल या डेड प्लांट पर डिपेंडेंट हो वो होते हैं सेप्रोफाइट. बहुत एग्जाम्पल होता है फंगस. जो चीज सड़ने लगती है उस पर क्या लग जाती है? फंगस. ठीक, फंगस लगना ही एग्जाम्पल होता है कि ये चीज सड़ रही है. ठीक है, तो व्हाट आर दे आर कॉल्ड? सेप्रोफाइट. एग्जाम्पल मैंने लिखा है फंगाई. नाउ ऑर्गेनिज्म विच ग्रो और विच ग्रो और दे ड्रॉ or derive nourishment from dead plants and animals. This is a saprotroph, that is Indian pipe, that draws nutrition from others. This is mushroom, you'll all know it very well. It is also a fungus. This is also called snow orchid, again a saprotroph. Now let's come to the next topic, that is insectivorous, under the heading of heterotrophs. Yes, correct. So what are insectivores? नाम से लग रहा है जो इंसेक्ट को खाते होंगे. So ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट्स which consume insect as a part of their regular diet. This is Rafflesia, a largest flower which is actually a insectivorous. Now here comes pitcher plant and Venus flytrap. They also trap insect and eat. Now let's see the next topic, that is symbiotic plant. So this is the last topic under heterotrophic mode of nutrition. अब symbiotic plant, इसमें एक word छुपा है symbiosis. सिम्बियोसिस मीन्स होता है म्यूचुअल. दो लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी अंडरस्टैंडिंग. इट इज सिम्बियोटिक. द इंटरेक्शन बिटवीन, सिम्बियोसिस मीन्स द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच लिव क्लोज. दोनों आसपास रहते हैं,
सिंबियोटिकली, फाइन, और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म मान लो ये है और दूसरा ऑर्गेनिज्म ये है, तो ये दोनों पास पास में ही रहते हैं, ये इसको हेल्प करता है और ये इसे हेल्प करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपका कोई बहुत फास्ट फ्रेंड है तो वो आपको हर बात में मदद करेगा ना, और जब वो आपके हर बात में मदद करेगा तो आप भी हमेशा तैयार रहोगे कि आप उसकी हेल्प करो। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बियोसिस। आप तो इसे फ्रेंडशिप कहेंगे, लेकिन साइंस के टर्म में इसे सिम्बियोसिस कहा जाता है, ठीक है। सो देयर आर टू एग्जांपल्स व्हिच आर वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर lichen and rhizobium legume friendship. So now the next is lichen. This is also example of symbiotic relationship. अभी लाइकन्स क्या होते हैं? तो अक्सर जो बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं उनकी जो बार्क होती है, बार्क मीन्स स्टेम के ऊपर एक ब्राउन कलर की बार्क आ जाती है ना, तो अक्सर उनपे ये लाइकन्स देखे जाते हैं। क्या होते हैं, कभी कभी उन्हें देखा होगा आधा हिस्सा जो है वो ग्रीन होगा और कहीं कहीं पे व्हाइट के पैच होंगे। तो जो व्हाइट पैच होते हैं ये फंगस आ जाती है इनमें। क्यों? क्योंकि बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं तो कुछ हिस्सा सड़ने लगता है तो फंगस आ जाती है, विच इज अ सैप्रोफाइट, ठीक। और कहीं कहीं पे ये क्या है, ग्रीन काई लग जाती है, विच इज एन एल्गी। तो इस पूरे एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकन, ठीक, जहां पे एल्गी और फंगस एक साथ रहती है। अब एक साथ कैसे रहती है? एल्गी जो कि कैसी होती है, ग्रीन, एल्गीज आर ग्रीन, सो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और दे मेक फूड। तो ये फूड जो होती है वो फंगस को देती है। फंगस है जनरली व्हाइट और ब्राउन, अपना खाना खुद नहीं बनाती, तो एल्गे गिव्स फूड टू फंगस इन रिटर्न। चूंकि ये क्या है, सैप्रोफाइट है, ये चीजों को सड़ा देती है, तो क्या करती है फंगस, इसको क्या देगी एल्गे को, वाटर और मिनरल। सो दोनों एक साथ एसोसिएशन जो देखा जाता है दैट इज कॉल्ड एज लाइकन। देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, लाइकन को हम कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म इसीलिए कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि नेम वन कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म, तो वो लाइकन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। वन मोर क्वेश्चन अबाउट लाइकन इज दैट लाइकन इज यूज्ड एज इंडिकेटर। इसे नेचुरल इंडिकेटर भी कहा जाता है। अब इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो बताता है वेदर माय सॉल्यूशन इज एसिड और बेस, फाइन। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं जनरली इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को हम एसिड बेस टेस्ट में यूज करते हैं। कैसे? आपने लिटमस पेपर का नाम सुना होगा। सो लिटमस पेपर, ये जो लिटमस सोल्यूशन होता है वो कुछ नहीं है बल्कि इट इज अ लाइकन, वो लाइकन से ही बना। This diagram shows the association of algae and fungus, that is lichen. The next example that is a rhizobium legume relationship. ठीक है, तो राइजोबियम क्या होता है, लेग्यूम क्या होता है और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ठीक। तो यहाँ मैंने एक लेग्यूमिनस प्लांट बनाया है, ये चने की दाल का पेड़ समझ सकते हैं आप, ये ग्राम यानी चना है, ठीक। ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है, फाइन। तो इसके रूट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ये इनकी रूट्स है, रूट्स में छोटी छोटी इस तरह की ना गांठें होती हैं, मीन्स दीज आर कॉल्ड नोड्स। और इन नोड्स के अंदर ये बैक्टीरिया विच इज नोन एज, जिसका नाम राइजोबियम है, दे सर्वाइव इन दीज नोड्स। एंड व्हाट स्पेशल इन दैट राइजोबियम, दे फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, मगर प्लांट्स ले नहीं सकते प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक। तो क्या करते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं, इन बैक्टीरियाज की। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिर उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक सॉल्युबल फॉर्म में। वो सॉल्युबल फॉर्म क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जिन्हें नाइट्राइट और नाइट्रेट्स कहा जाता है, ठीक है। इन सॉल्ट्स को फिर एब्जॉर्ब कर लेती है कौन, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर प्लांट इनसे क्या बनाता है, प्रोटीन, फाइन। तो प्लांट ने इन राइजोबियम को क्या दिया, शेल्टर दिया, ठीक है। और इन रिटर्न राइजोबियम ने प्लांट को क्या दिया, नाइट्रोजन दिया, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन। सो दिस इज अ एसोसिएशन बिटवीन राइजोबियम एंड लेग्यूम प्लांट्स। Now from this diagram it is clear that both rhizobium and plant living together. Now the last topic of this chapter is how are nutrients replenish the soil. Replenish means होता है get back to its fertility. In case अगर fertility कम हो गई है soil की
तो हम क्या करेंगे? सो व्हाट इज द आंसर? सोचो आप अपने आप, अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाए तो क्या करेंगे? लेट्स सी आंसर वन बाय वन। पहला, यूज ऑफ डिकम्पोजर्स, हम डिकम्पोजर्स यूज करेंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए। ये क्या करते हैं? दीज डिकम्पोज या डिके, डेड मटेरियल को ये डिके कर देते हैं। तो जब डेड मटेरियल होता है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जब वो डिके हो जाते हैं तो वो सॉइल में मिल जाते हैं, इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। फाइन। नेक्स्ट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अगर ये हुआ कि मान लीजिए डिकम्पोजर्स जनरली इतनी लार्ज स्केल में डिके नहीं होता कि हर वक्त फर्टिलिटी उसकी मेंटेन रहे, तो फार्मर्स क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स। अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर रिच इन 3 कॉम्पोनेंट्स। अलग अलग फर्टिलाइजर्स आते हैं, बट जनरली दे आर रिच इन 3 एसेंशियल कॉम्पोनेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। लास्ट वन इज यूज ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। अभी हमने पढ़ा लेग्यूमिनस प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में छोटे छोटे नोड्स होते हैं दैट कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। तो वो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं और वो कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, जिससे कि प्लांट उसे ले लेता है और प्रोटीन बना लेता है। फाइन। सो दीज आर द 3 ways by which we can replenish our soil. Fine. I hope you understood the chapter well. After completing the full chapter, what is the value you have learned? Bring one value, or I am adding one value in this chapter, that is, whenever you find any parasitic plant, कहीं आपको अमरबेल दिखती है किसी ट्री पे, किसी प्लांट पे, बुशेस पे, please remove it. Why? Because it draws all the nutrition from your valuable plant. So this is the value I am giving. You also think of some beautiful value from this chapter and please mention in the comment box. Thank you very much, bachcho. I am making one questionnaire for you all. Go to the questionnaire. If you find any problem, write in the comment box. I'll take all your problems and I'll give you solutions for that. Thank you. If you like this topic very well, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.